नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आपके सामने। तो साथियों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। तो क्वेश्चन 75 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 76 है, सारे जो क्वेश्चन है जो हमारे अभी तक हमने इसकी व्याख्या की है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन को बहुत गौर से सुना करिए, उसकी व्याख्या जो मैं बताता हूँ उसको बहुत गौर से सुना करिए। आपको 100% आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन जो 76 बोल रहा है, वन डिफॉर्मिटीज में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर, देयरफॉर नॉक नी मे बी ए रिजल्ट ऑफ। कहने का मतलब है कि एक विकृति दूसरे विकृति के विकास का कारण होती है। एक विकृति, एक डिफॉर्मिटीज दूसरी डिफॉर्मिटीज को डेवलप कर देती है। एक आपका डिफॉर्मिटीज है वो दूसरी डिफॉर्मिटीज को डेवलप कर देती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक विकृति दूसरे विकृति को विकास का कारण होती है। अतः नौकनी मतलब टकराने वाले घुटने का कारण होता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नौकनी जो डिफॉर्मिटी होती है वो किस डिफॉर्मिटीज की वजह से होती है। जो आपका टकराने वाले घुटने हैं, नौकनी डिफॉर्मिटीज है, वो किस कारण हुई है। मतलब पहले से कोई डिफॉर्मिटी थी, उसकी वजह से हमको नौकनी हो गया है। तो आपका आंसर होगा इसमें, आपका पहला ऑप्शन है फ्लैट फुट, ऑप्शन नंबर दूसरा है बुलेग, ऑप्शन नंबर 3 है जींस लेग, और चौथा है स्क्योलियोसिस। डिफॉर्मिटी जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं आपका, चाहे नॉकनिक से पूछे, चाहे आपका फ्लैट फुट से पूछे, चाहे आपका लोरोसिस से पूछे, चाहे आपका काइफोसिस से पूछे। ठीक है, तो हम बात कर जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको देखते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो जो कह रहा है कि जो नौकनी जो डिफॉर्मिटीज हुई है उसकी वजह क्या थी। तो आपका जो आप नौकनी हुई उसका फ्लैट फुट वजह थी। क्या थी हमारी? फ्लैट फुट। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पर्सन को फ्लैट फुट होगा तो 100% आपको नौकनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लैट फुट होगा तो नौकनी जरूर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब आपका चपटा पैर होगा तो आपका इनवर्ड रोटेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आप घुटने अंदर तरफ रोटेट हो जाएंगे। क्लियर? तो जो आप कह रहा है एक विकृति दूसरी विकृति विकास कारण होती है, मतलब पहले से हमको फ्लैट फुट है तो 100% आपका नौकनी होगा। तो यही कह रहा है कि एक विकृति दूसरी विकृति के विकास कारण होती है, नौकनी का कारण है। जब नौकनी हुई तो किसकी वजह से हुई है, कौन सी डिफॉर्मिटीज की वजह से आपको नौकनी हुई है? तो आपका आंसर होगा फ्लैट फुट। क्या होगा? फ्लैट फुट, मतलब चपटे पैर होंगे तो नौकनी होगी। क्लियर? समझ में आया? अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका डिफॉर्मिटीज हमारी 6 हैं। काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। नंबर 1 पे है आपकी काइफोसिस, दूसरे नंबर पे आपका स्कोलियोसिस, नंबर 3 पे है आपका लोरोसिस, नंबर 4 पे है आपका नौकनी, नंबर 5 पे है आपका बोलेग, नंबर 6 पे है आपका
फ्लैट फुट। ठीक है, तो ये हमारी डिफॉर्मिटीज हैं। क्लियर? थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो काइफोसिस है, काइफोसिस को क्या बोलते हैं हम? राउंड शोल्डर कहते हैं। काइफोसिस को बोलेंगे हम राउंड शोल्डर बोलते हैं। राउंड शोल्डर कहते हैं। स्कोलियोसिस को आइडियोपैथिक बोलते हैं। आइडियोपैथिक। लोरेसिस को लुम्बरगो, लुम्बरगो। नॉकनी को जेनुबेलगम। नॉकनी को बोलेंगे आपका जेनुबेलगम, और बुलेक को बोलेंगे जेनुबेरम, और फ्लैट फुट को बोलेंगे पेस प्लेनस। ठीक है, तो ये आपका जो उसके नाम है डिफॉर्मिटीज के, काइफोसिस को राउंड शोल्डर या हंचबैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड शोल्डर या हंचबैक भी बोलते हैं। राउंड शोल्डर को आपका जो आपका राउंड शोल्डर है उसे हम आपका हंचबैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हंचबैक। हंचबैक भी कहते हैं। स्कोलियोसिस को आइडियोपैथिक बोलते हैं। लोरोसिस को लुम्बरगो या हॉलोबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉलोबैक। क्या बोलते हैं? हॉलोबैक। लोडेसिस को क्या बोलते हैं? लोडेसिस को हम बोलेंगे हॉलोबैक बोलेंगे, क्योंकि आपके बैक में आपका जो आपका लुम्बर बोन होती हैं वो आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाती हैं। ठीक है। नॉकनी को हम जेनुबेलगम कहते हैं। बुलेक को जेनुबेरम में कहते हैं, और फ्लैट फुट को पेस प्लेनस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब ये डिफॉर्मिटीज होती है तो इसके क्या कारण हैं? कौन से आसन कराएं कि डिफॉर्मिटी से हुई, या रेमेडियल मेजर या ट्रीटमेंट? इसका रेमेडियल मेजर या ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, तो उसकी चर्चा हम विस्तार रूप से जब डिफॉर्मिटीज पढ़ाएंगे तब बता देंगे। इतना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको जान लो कि काइफोसिस को क्या कहते हैं, राउंड शोल्डर, हंचबैक, और आपका स्कोलियोसिस को आइडियोपैथिक, और आपका उसको लोडोसिस को लुम्बरगो या हॉलोबैक। ठीक है, आपका बुलेक को नॉकनिक को जेनुबेलगम, बुलेक को जेनुबेरम, और फ्लैट फुट को पेस प्लेनस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन हम अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है वो भी देखिए। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 77 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया है। टेम्पोलिन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ट्रेम्पोलिन। ट्रेम्पोलिन इज रिलेटेड इन स्पोर्ट। ट्रेम्पोलिन जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो आपका होता है जिम्नास्टिक। आंसर क्या होगा इसका? जिम्नास्टिक होगा। क्या होगा आंसर? होगा जिम्नास्टिक। चौथा आंसर सही है। टेम्पोलिन आपका होता है, उसमें जंपिंग करते हैं, जैसे हमारी खटिया होती है, खाट होती है, उसके चारों ओर स्प्रिंग लगे होते हैं, उसी पर जंपिंग की जाती है, उसे बोलते हैं ट्रेम्पोलिन। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 78 है, 78 कह रहा है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी which of the following factor is the most important one is in the development of human personality? कहने का मतलब है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव के व्यक्तित्व विकास में सबसे ज़्यादा साधक है या प्रभावी है? तो ऑप्शन कह रहा है धन नहीं, कला नहीं, साहित्य नहीं, संस्कृति जो कल्चर होता है वो आपके विकास में सबसे ज़्यादा अहम रोल देता है।
क्या होगा, कल्चर होगा आंसर किसका, कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द एक्सिस अराउंड विच ए मूवमेंट टेक प्लेस इज ऑलवेज। जो एक्सिस है, जो हमारी धुरी है, वो आपके ज्वाइंट के चारों ओर, मतलब एक्सिस अराउंड विच मूवमेंट टेक प्लेस ऑलवेज, मतलब जो एक्सिस जो मूवमेंट करती है वो किस डिग्री पे करती है। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रक्रिया में धुरी सदैव समतल पर बनता है। मतलब इसका इंग्लिश समझिए, जो एक्सिस है जो मूवमेंट करती है वो कितने डिग्री पे करती है। ऑप्शन देखिए, ए एक्यूट एंगल टू द प्लेन एट ऑब्ट्यूज एंगल टू द प्लेन, ए राइट एंगल टू द प्लेन एट नो एंगल टू द प्लेन। कहने का मतलब है कि जो हमारी एक्सिस होती है वहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा, वो आपका जो कोण बनेगा वो आपका 0 डिग्री रहेगा। कहेगा नगण्य कोण लगा, नगण्य कोण रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। क्लियर है। अब एक्सिस प्लेन के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। एक्सिस क्या है, आपका एक्सिस जो होता है, एक्सिस जो हमारे बॉडी में है, जो बॉडी में जितने भी ज्वाइंट हैं एज ए एक्सिस काम करते हैं, आपका धुरी काम करते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तो और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन द स्पोर्ट्स मूवमेंट। कौन सा लीवर है जो हमारे खेलों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मतलब आपका खेल कूद में सबसे ज़्यादा लीवर, कौन से लीवर का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर है इसमें थर्ड लीवर। क्या हमारा आंसर है, पहला ही आंसर सही है। तीसरे प्रकार का लीवर, थर्ड प्रकार का लीवर सबसे ज़्यादा आपके खेलों में उपयोग हो जाता है। लीवर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लीवर, उत्तोलक, उत्तोलक क्या है ये पहले आप जान लो। उत्तोलक किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक सख्त डंडा है। लीवर क्या है, एक सख्त डंडा है जो कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। लीवर क्या है, सख्त डंडा है जो कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। हमने कहा कि कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। हम कहें आपसे कि आप 1 क्विंटल के वजन को उठाइए, तो आप उठाने में आपको तकलीफ होगी, नहीं उठा पाएंगे आप। अगर आपने सख्त डंडा लीवर का उपयोग किया तो लीवर आपका जो ट्रैक होता है कई टन का होता है। ट्रैक हुआ, कार हुई, बस हुई, आप इसको लीवर के माध्यम से कितनी आसानी से उठा देते हैं। तो लीवर क्या है, सख्त डंडा है, आपका कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। लीवर में 3 स्थितियां होती हैं, देख लीजिए 3 स्थितियां होती हैं। आपका थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, एक्सिस और आपका फोर्स और आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेट। ठीक है, अब देखिए स्थितियां बदलती रहेंगी, स्थितियां बदलती रहेंगी। फर्स्ट लीवर में स्थिति बीचों बीच किसी और की आएगी, लेकिन पहले हमें जानना जरूरी है कि एक्सिस क्या है। एक्सिस हम कहते हैं शरीर में जितने भी जोड़ हैं वो एज ए एक्सिस काम करते हैं। बॉडी में जितने भी ज्वाइंट हैं वो एज ए एक्सिस वर्कआउट करते हैं। जैसे एल्बो है, देखिए आप, एक्सिस हमारी ये है, ठीक है, एक्सिस है। अब जो फोर्स है, फोर्स कहाँ से मिलता है, मसल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मसल से। जो मूवमेंट हो रहा है हमारा एक्सिस पे, हम जो गति प्रदान कर रहे हैं वो कहाँ से मिल रही है, हमें मसल से मिल रही है। मसल से मतलब मांसपेशियों से हमें मूवमेंट मिलता है, गतियाँ मिलती हैं। अब हमारा रेजिस्टेंस है, वेट है या भार है, जो आपका फोर्स का जो अपोज करे, बल को जो रोकने का काम करे, उसे कहेंगे आपका रेजिस्टेंस या वेट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं प्रथम प्रकार के लीवर की। प्रथम प्रकार का लीवर आपका यही हो जाएगा, आपका ये आपका फर्स्ट टाइप लीवर है।
फर्स्ट है, फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस क्या होगा, बीचों बीच होगा। एक्सिस क्या होगा हमारा, बीचों बीच होगा, याद रखिएगा, एक्सिस हमारा बीचों बीच होगा। ठीक है। अब द्वितीय प्रकार के लीवर में पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। प्रथम प्रकार के लीवर में आपका आएगा जिसमें एक्सिस बीचों बीच हो, कैंची, क्या होगा, कैंची होगा, शीशा होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कैंची है, इसमें एक्सिस क्या है, ये आपका फोर्स है, यहाँ पर आपका वेट या रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। बॉडी में गर्दन का मूवमेंट जो हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ नेक, फ्लेक्शन ऑफ नेक, तो जो मूवमेंट हो रहा है वो फर्स्ट टाइप का लीवर है। क्लियर, कौन सा लीवर हमारा, फर्स्ट टाइप का लीवर है। ठीक है। अब इसी में आपका देखिए वी सेटअप, वी आपका फर्स्ट है, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा और आपका ये रेजिस्टेंस है। बी सेटअप क्या होगा, बी सेटअप भी आपका क्या है, हमारा फर्स्ट है। ठीक है। अब हम सेकंड की बात कर लेते, थोड़ी सी हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या होगा हमारा, सेकंड में जो लो होगा हमारा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या वेट बीचों बीच होगा और आपका एक तरफ फोर्स हो जाएगा, एक तरफ हमारी एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस को हम फलक्रम भी कहते हैं। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल है आपका, ओपन द डोर, दरवाज़ा है, दरवाजे में जान ही रहे हैं आपका, ये आपके कब्जे लगे हुए हैं और दरवाज़ा ये हो गया हमारा, ये आपका उसमें हैंडल हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक्सिस है। दरवाजे का खुद का वजन वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है या वेट है, और जहाँ हम हैंडल पकड़ते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह हमारा सरौता भी है, सरौता देख लो आप, यहाँ पर आपका सुपारी रख लो या कोई आम काटना हो, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा, और जहाँ से दबाएंगे वो क्या होगा, फोर्स होगा। ये तो नॉर्मल एग्जांपल हो गया। बॉडी में देखिए, बॉडी में क्या है आपका, बॉडी में जो पूछता है वो आप देखिए, बॉडी में जो क्या होता है आपका, पंजों के बल खड़े होना है। पंजों के बल जब हम खड़े होते हैं, पंजों के बल हम जब खड़े होते हैं, पंजों के बल खड़े होते हैं, तो आपका ये बेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट होता है, ये हमारा क्या है, एक्सेस है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा, बीचों बीच आएगा, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो मांसपेशी होती है, टेंडन होता है, कैल्केनियस टेंडन, यहाँ पर वो फोर्स देता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें जी हमारा क्या है, एक्सिस है, यहाँ पर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा जो कैल्केनियस टेंडन है हमारा, वो क्या हमारा फोर्स दे रहा है, यहाँ पर फोर्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इसी में एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, वो देखिए, आपका सीधा पुशअप, सीधा पुशअप, सीधा पुशअप देखिए, ये आप मूवमेंट हो रहा है आपका एक्सेस, और ये आपका जो बॉडी का वजन है, ये क्या हमारा वेट या रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा द्वितीय प्रकार का लीवर भी हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड पे आते हैं।
किस पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड में आपका जो होगा फोर्स बीचों बीच होगा, एक्सेस और रेजिस्टेंस साइड में होंगे। फोर्स किस में होगा, तृतीय प्रकार के लीवर में जो आपका बल होता है वो क्या होगा, आपके बीचों बीच होगा। जो बल होगा हमारा वो बीचों बीच होगा। इसमें देखिए आपका फोर्स है, फोर्स बीचों बीच है। जैसे सिंपल सा है, हम बात करते हैं चिमटा की। चिमटा है, चिमटा हमारा कहाँ घूमता है, आपका चिमटा घूमता है हमारा, चिमटा इधर घूमता है, इसे कहेंगे हम एक्सेस। और जहाँ हम चिमटे को पकड़ते हैं, यहाँ हम पकड़ रहे हैं तो ये वो हमारा फोर्स। और जहाँ पर वो रोटी है, ये हम रोटी को होल्ड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस और वेट। ये तो सिंपल होगा। मानव शरीर में देखिए, अब मानव शरीर में क्या है, बाइसेप का कार्य, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। जो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो होगी उसको देखो आप, ये आपका बाइसेप है, ये क्या हमारी है, बाइसेप है। और यहाँ पर वो डंबल कर रहा है, ये डंबल लिया हुआ है। अब इसमें हमने कहा कि फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्सेस होगा। क्या होगा, एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ एल्बो जॉइंट पर मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर वेट लिया हुआ है, डंबल लिया हुआ है, वो क्या लिया है, डंबल। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस या वेट कह सकते हैं, W। और फोर्स जो मिल रहा है हमारा, अब देखिए फोर्स कहाँ से मिल रहा है, आप ये देखिए जो फोर्स मिल रहा है वो आपकी जो बाइसेप मसल्स आई है, बाइसेप मसल्स यहाँ पर आपकी इंसर्शन हुई है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स। तो बाइसेप कर्लिंग, हैमस्ट्रिंग कर्लिंग, बाइसेप कर्लिंग, हैमस्ट्रिंग कर्लिंग, बाइसेप का फ्लेक्शन और हैमस्ट्रिंग मतलब आपका घुटने का मुड़ना। तो इसमें भी हमारा तृतीय प्रकार का लीवर होता है, बाइसेप कर्लिंग और हैमस्ट्रिंग कर्लिंग, बाइसेप का मुड़ना और आपका हैमस्ट्रिंग का। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल और दे सकते हैं आप। ठीक है, आपका सेटअप भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, सेटअप में भी देख लो आप, देखो सिंपल सा है। आप लेट गए, ये पैर हैं आपके, ये आपका मुंडी है, ये आपका वजन है, पेट स्टोमक है। अब यहाँ आपकी मान लो कमर है, ठीक है, ये आपका, ये सपोर्टेड आप, ये हैं आप, यहाँ आपकी, ये आपकी कमर है। ठीक है, अब इसको हम होल्ड कर लेते हैं। तो होल्ड करेंगे तो सेटअप लगाएगा, तो एक्सेस में हमारा यहाँ घूमेगा, यहाँ पर एक्सेस ले लो आप। ये पेट की जो मांसपेशियाँ हैं, यहाँ पर क्या होगा, फोर्स हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो बॉडी वेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 81 देखो आप, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, न्यूटन का द्वितीय नियम है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम। तो हम द्वितीय नियम को हम त्वरण का नियम या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। आपका तीसरा आंसर सही है आपका, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, 82 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका रेजिंग ऑफ बॉडी ऑन टो इज एन एग्जाम्पल। देखो अभी जो बात करें तो वही क्वेश्चन आ गया, पैर की उंगलियों पर शरीर के वजन को उठाना, पंजे पर खड़ा होना। तो आपका मैंने अभी बताया कि वहाँ पर पंजे को उठाना होगा, तो सीधे सीधे अभी चर्चा कर रहा था मैं इसकी। ठीक है, तो आपका ये पोजीशन है, उसमें ये एक्सेस है, ये आपका जो आपका मसल्स होती है यहाँ पर आती है, वो फोर्स देती है, और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होता है।
तो आपका द्वितीय प्रकार का रेजिस्टेंस किस में बीच बीच है, द्वितीय प्रकार के लीवर में है, तो आपका होगा रेजिस्टेंस बीचों बीच होगा, उसमें आपका द्वितीय प्रकार का लीवर होगा कि आपका रेज ऑन बॉडी ऑन टू, ठीक है, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है, द्वितीय प्रकार के लीवर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद क्या है। तो आपका जब चोट लगती है तो डॉक्टर सबसे पहले बताता है या आपका कोच या टीचर कहते हैं आइस पैक यूज करो, क्या करो, आइस पैक। तो हम आपको क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी। तो आंसर होगा हमारा क्रायोथेरेपी। सबसे पहले हम आइस की यूज करते हैं, क्या करते हैं, आइस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, पुनर्वास बोलते हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट इज डन यूजिंग, खेलों में पुनर्वास का क्या प्रयोग करने से होता है। पुनर्वास जान लीजिए पहले, पुनर्वास होता क्या है, रिहेबिलिटेशन होता क्या है। चोट लगने से, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम फिट एंड फाइन हैं, और डूरिंग फुटबॉल के खेल के दौरान आपको क्या है, चोट लग जाए, लिगामेंट टूट जाए, लिगामेंट फट जाए, तो लिगामेंट जब फट जाएगा तो वहीं से आपका पुनर्वास प्रक्रिया शुरू होगी। वहाँ से हमारा ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज जो हम प्रोसेस करते हैं पुनः पहले की स्थिति में आने तक, जैसे हम पहले थे, चोट लगने से पहले जैसे हमारे अंदर स्ट्रेंथ की पावर था, स्किल था, जो चीज़ हमारे पहले थी, हम अच्छी स्किल परफॉर्मेंस कर रहे थे, फिट एंड फाइन थे, तो वैसी स्थिति में आने तक जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, थेरेपी यूज करते हैं, चाहे हम कोल्ड थेरेपी हो, हॉट थेरेपी हो, इंफ्रारेड हो, वैक्स बाथ हो, ठीक है, और प्लस एक्सरसाइज यूज करते हैं, वो सब आता है आपका किसमें, आपका वास में, ठीक है। अब इसमें हम पुनर्वास का प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा इसमें है आपका जो, वैसे तो पुनर्वास में हमारा थेरेपी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं आपका करेक्टिव एक्सरसाइज का। किसका, करेक्टिव एक्सरसाइज, करेक्टिव एक्सरसाइज। इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन आता है तो आपको करेक्टिव भी मानना है, करेक्टिव एक्सरसाइज ही इसमें लगाएंगे, ठीक है। क्या होगा आंसर, पुनर्वास, खेलों में पुनर्वास का क्या प्रयोग करने से होता है, करेक्टिव एक्सरसाइज की जो हमारी स्ट्रेंथिंग थी पहले है उसको हम पुनः वापस लाएं, जो हमारी स्किल परफॉर्मेंस था पहले की अपेक्षा वैसे ही हम बनने का कोशिश करें, उसके लिए हम एक्सरसाइज करें, वो हमारा हो जाएगा करेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फ्लैट बैक इज कनेक्टेड विथ, मतलब आपका डिफॉर्मिटी से है, चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है, चपटी पीठ का संबंध किस भाग से है। तो आपका जो ऑप्शन देखिए, आपका थोरोसिक, सर्वाइकल, थोरोसिक, तो आंसर होगा इसमें थोरोसिक होगा। क्या होगा, थोरोसिक होगा, क्योंकि सर्वाइकल तो गर्दन हो जाती है, पीठ हमारी हो जाती है, जो आपका पीठ है, ये वाला पोर्शन है, वो आपका क्या हो जाता है, आपका चपटी हो जाती है, तो आप वो बोलेंगे उसका चपटी पीठ का संबंध किससे है, थोरोसिक बोन। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रा कॉलम होती है, पहली 7 होती है हमारी सर्वाइकल, फिर नेक्स्ट 1 to 12 होती हैं आपका T1 से T12 तक होती हैं थोरोसिक, फिर नेक्स्ट हमारी 5 होती हैं आपका L1 से L5 लुम्बर, फिर आपका सेक्रम, फिर कोक्जियल, तो आपका इसमें होगा थोरोसिक होगा, आंसर होगा थोरोसिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन एमंग, जो आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वो जनरली किस में होता है, दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है, तो आमतौर पर नौजवानों में होता है, किसमें होता है, नौजवानों में होता है, यंग चिल्ड्रन में होता है, किसमें होता है, यंग चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। और पुरुषों की अपेक्षा महिला में ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला करा है 87, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक, जब हीट स्ट्रोक हो गया होगा,
तो हमें क्या करना चाहिए। एक गर्मी में या लू में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो पीड़ित व्यक्ति को आंसर देखिए सीधे, पीड़ित व्यक्ति को हमें ठंडे स्थान पर लिटाना चाहिए। हैव द पेशेंट लाइड ऑन कूल प्लेस, मतलब ठंडे स्थान पर लेटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नो चेंज साइज ऑफ मसल दिस कॉन्ट्रैक्शन, कह रहा है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज, जब मसल संकुचित होती है और उस दौरान मांसपेशी में किसी प्रकार का बदलाव ना हो तो क्या कहते हैं। यदि मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो तो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाती है। मैंने इसकी व्याख्या की थी, उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक पुश द बाल, दीवार को धक्का देना, ठीक है। ये मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ जाके देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। आइसोटोनिक में आप जान ही रहे हैं कि आप मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होगा, विजुअल मूवमेंट होगा, और आइसोकोनेटिक में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, इसका आपका हो जाएगा साइवेक्स मशीन हो जाएगा, और आइसोमेग्नेटिक का पुश द बाल, और आइसोटोनिक का आपका डंबल एक्सरसाइज, आपका आइसोकोनेटिक का आपका साइवेक्स मशीन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, देखो, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, आपकी जो मांसपेशी है उसकी बात कर रहा है। शरीर की सबसे लंबी पेशी मांसपेशी कौन सी है, लंबी मांसपेशी है, ठीक है। तो आपका होगा सर्टोरियस, क्या होगी, सर्टोरियस। ये आपका, इसे हम आपका टेलर मसल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टोरियस को क्या बोलते हैं हम, टेलर मसल्स भी कहते हैं, टेलर मसल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलर मसल्स होते हैं। यह है आपके जांघ में फीतेनुमा पाई जाती है, जांघ में आपके सामने की ओर फीतेनुमा पेशी है, ठीक है, क्या है, फीतेनुमा पेशी है, ठीक। अब इसमें लार्जेस्ट अलग होता है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी है ये, ठीक है, और लार्जेस्ट होता है तो आपका हो जाता हिप की आती है, क्या हो जाती, हिप की हो जाती है, ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाती है आपका। अब हम थोड़ा देखते हैं कि आंसर तो हमारा है सर्टोरियस, लंबी में, थोड़ा जान लेते हैं। बाइसेप कहाँ होती है, बाइसेप आपकी भुजा की, जो आपकी आर्म है, भुजा है, उसके अपर पार्ट में सामने की पेशी है, ये बाइसेप है। सर्टोरियस आपकी जांघ के फीतेनुमा पेशी होती है, लंबी होती है। फिर आपका रेक्टस एब्डोमिनस, ये आपकी स्टोमक की है, रेक्टस एब्डोमिनस हमारी स्टोमक की है, ऊपर से नीचे की जाती है। और गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस जो है हमारी, वो आपकी जो पैर है, पैर का जो निचला हिस्सा है, घुटने के नीचे वाला पार्ट है, उसमें पीछे की तरफ फन शेप आकार में पाई जाती है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस। घुटने के पीछे नीचे की पेशी है गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइसेप इज चीफली एसोसिएटेड, ट्राइसेप पेशी मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंधित है। जो ट्राइसेप होती है, तो ये आपका जो ट्राइसेप है क्या करती है, आपका देखो, बाइसेप तो हमारी क्या करती है, फ्लेक्शन करती है, बाइसेप फ्लेक्शन कर रहा है, तो ट्राइसेप एक्सटेंशन, ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये आपका जो पार्ट ऐसे एक्सटेंशन होती है, तो आपका क्या करेगी, एल्बो एक्सटेंशन आंसर होगा, क्या होगा, एल्बो एक्सटेंशन, कोहनी का विस्तार करती है, बाइसेप फ्लेक्शन करती है और ट्राइसेप एक्सटेंशन करती है, ठीक है। ये फ्लेक्शन हुआ, ये वाला एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, द मसल्स विच इज द स्ट्रॉन्ग इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी की बात कर रहा है। तो आपका मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो क्या होगी हमारी, रेक्टस, रेक्टस फीमोरस, ये जांघ की पेशी है, जांघ की सामने की पेशी है। रेक्टस फीमोरस क्या होगा, जांघ की सामने की पेशी है, इसे हम किक मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब है आपका स्टेनोमेस्टाइड पेशी है, ये आपकी गर्दन की है, ये स्टेनोमेस्टाइड वो गर्दन की है। ट्राइसेप आपकी जो है आपका
ऊपरी भुजा की पीछे की पेशी है, ये आपकी ट्राइसेप है हमारी, ये ट्राइसेप है, ठीक है, और स्टेनोहाइड है, ये वाली है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, सोलियस मसल इज लोकेटेड इन, सोलियस मसल लोकेटेड इन, सोलियस मसल्स कहाँ होती है? तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सोलियस मसल्स लोकेटेड इन। तो जो सोलियस मसल होती है, अभी मैंने बताया आपका कि गैस्ट्रोनीमस, जो गैस्ट्रोनीमस पेशी होती है उसके जस्ट नीचे जो आपको घुटना है, घुटने में पीछे वाला भाग जो हमारी है, जो मांसपेशियाँ पीछे साइड में, पहली हमारी है गैस्ट्रोनीमस, दूसरी हमारी सोलियस, फिर आपका कैल्किनियस टेंडन। तो सोलियस जो होती है पाँव के निचले भाग में, पाँव के निचले भाग में पीछे की ओर, ठीक है, क्लियर। पहले जब घुटना है, घुटना का पीछे वाले देखो आप जाएंगे तो पहले आपका गैस्ट्रोनीमस, देन आपका सोलियस, फिर इसके बाद कैल्किनियस टेंडन होता है। क्या होता है? कैल्किनियस टेंडन। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपका 91 भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है आपका 92 चल रहा था। तो आपका जो सोलियस है वो आपका कहाँ होगा? लोअर लेग में होगी। कहाँ होगी? लोअर लेग में होगी। ये भी पूछता है, जैसे आपका बाइसेप है वो कहाँ है आपका? आपकी अपर आर्म में है। और आपका ट्राइसेप कहाँ है? अपर आर्म के बैक साइड में है। और आपका बाइसेप फ्रंट भाग में है। इसी तरह पूछा है सोलियस कहाँ है? लोअर लेग में है, ठीक है। रेक्टस फ्यूमरस कहाँ है? रेक्टस फ्यूमरस आपकी अपर लेग में है, ठीक है, थाई में है। इस तरह पता होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 93। देखिए, बाइसेप फ्यूमरस इज द प्राइम मूवर ऑफ बाइसेप फ्यूमरस। बाइसेप फ्यूमरस मांसपेशी है जो मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। जब बाइसेप फ्यूमरस, मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी, बाइसेप फ्यूमरस हमारा क्या है? बैक ऑफ थाई में, थाई के बैक में जो पेशी होती है उसे बोलते हैं बाइसेप फ्यूमरस। इसमें आपको 3 मसल्स थी, जो हेमिस्टिक मसल्स है उसमें 3 मसल थी, बाइसेप फ्यूमरस, सेमी टेंडोनस और सेमी फेमोरस। पिछली क्लास में बताया था। तो क्या करती है? घुटने को मोड़ती है। पिछली क्लास में बड़ी समझाया था। तो फ्लेक्शन ऑफ नी, आप वहां से लिख लीजिएगा, फ्लेक्शन ऑफ नी आंसर होगा इसमें। पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ, शारीरिक बनावट का सूचक है आपका होगा, जो आपका शारीरिक बनावट का सूचक व्यक्तित्व होता है। क्या होता है? पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी। आंसर नंबर 94 का तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95। देखिए, द फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आर, कौन सा कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं। फिजिकल फिटनेस को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? आपके एनाटॉमिकल फैक्टर ये भी है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये भी है, साइकोलॉजी फैक्टर ये भी है। तो क्या होगा आंसर? ऑल द एबव। आंसर होगा ऑल द एबव। जो कौन सा कारक जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करता है? जो हमारी एनाटॉमिकल कंडीशन होती है, संरचना होती है, वो भी प्रभावित करेगी। फिजियोलॉजिकल, जो हमारे बॉडी में जो फंक्शन होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं, वो भी होगा आंसर इसका। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो हमारा विवेक है, व्यवहार है, वो भी होता है। इसमें आंसर होगा ऑल द अबव सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। थेराप्यूटिक मूवमेंट आर आल्सो नॉन एज, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो जो थेराप्यूटिक मूवमेंट है उसे हम मेडिकल जिम्नास्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मेडिकल जिम्नास्ट के नाम से भी जानते हैं। आंसर दूसरा सही होगा इसका। आंसर कौन सही होगा? दूसरा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 97 देखो आप। 97 में क्या कह रहा है? मोस्ट मसल्स दैट मूव द हिप जॉइंट ओरिजिन फ्रॉम द, मतलब कह रहा है कि जो आपकी जो मसल्स हैं, कौन से सी, मतलब कह रहा है कि मोस्ट मसल्स मतलब ज़्यादातर मांसपेशियाँ कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं। जो मतलब ऐसी मसल्स जो आपके हिप जॉइंट को गति प्रदान करती हों, उनका उद्गम, मतलब मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन, जहाँ से मसल्स निकलती है उस पार्ट को बोलते हैं, आपका बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
ओरिजिन, और जहाँ समाप्त होती है उसे बोलते हैं इंसर्शन। ज़्यादातर केसों में आपका जहाँ पर इंसर्शन है, जहाँ पर आपकी पेज समाप्त होती है, वहाँ से बल निकलता है, वहाँ से आपकी का मूवमेंट प्रदान होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मोस्ट मसल्स दैट मूव हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को जो है ज़्यादातर मांसपेशी जो कूल्हे को गति प्रदान करती हैं, मतलब कूल्हे को गति प्रदान करती हैं, उनका उद्गम, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आपका होगा पेल्विक से। कहाँ से? पेल्विक से होगा। कहाँ से होगा? पेल्विक से। हिप बोन होती है, हिप बोन को हम पेल्विक बोन कहते हैं। वहाँ से आपकी जो आपके कूल्हे को जो गति प्रदान करती हैं, उनकी जो उन मसल्स की उत्पत्ति कहाँ से होगी हमारी? आपका पेल्विक बोन से होगी। पेल्विक बोन से उनकी उत्पत्ति होगी जो कूल्हे को गति प्रदान करती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 98, इंडिविजुअल डिफरेंट आर ड्यू टू, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? मतलब आपका व्यक्ति भिन्नता होती है, उसके कारण क्या है? तो पहला है हमारा वातावरण के कारण, वंश के कारण, वंश एवं वातावरण का, और आपका यही सही होगा, वंश व वातावरण का, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों आपके इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्ति से व्यक्ति में जो भिन्नता होती है उसमें आपका एनवायरनमेंट का और प्लस आपके जेनेटिक का। तो आपकी जो हेरिडिटी है वो जेनेटिक है, और एनवायरनमेंट आपका जो आपका जैसा आपका एटमॉस्फेयर जो जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है, दोनों का आपके व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस पे आपको फर्क पड़ता है। जैसे एनवायरनमेंट व्यक्ति रहेगा वैसा ही उसका रूप होगा, रंग होगा, और वैसे ही उसकी, और जो आप जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनके हिसाब से आपको आपका क्या है, एक से दूसरे में भिन्न हो जाते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखो, फाइंड आउट विच इज नॉट लॉ ऑफ लर्निंग, पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। फाइंड आउट विच नॉट लॉ ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है? पहला है आप लॉ ऑफ रेडीनेस आपका है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ इफेक्टनेस ये भी है, लॉ ऑफ एक्साइज भी है, लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं है। लॉ ऑफ रिएक्शन आपका सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो तीसरा आंसर होगा नहीं कह रहा है इसलिए नॉट, तो आपका ये वाला नहीं है। प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, ये तो न्यूटन लॉ आ गया यहाँ पर। तो सीखने के नियम तो कितने हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, तत्परता, अभ्यास और आपका प्रभाव, पिछली क्लास में व्याख्या की थी, वहाँ से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी समझ में आएगा। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन 100 क्या कह रहा है? थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय, जो सीखने के जो नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं? द थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय, जो सीखने के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी है? वो आपका सीखने के जो आपका नियम दिए हैं, सीखने के नियम आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक। तीसरा आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, और आपका पावलोव ने क्या दिया है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दी है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, एससीबक हमारे वो आपका YMCA की स्थापना की थी उन्होंने, और गेल्टास्टवादी ये आपकी वो है आपका इनसाइट थ्योरी वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखो आप, अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेटेड टू, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? तो आपकी जो उपलब्धि प्रेरणा होती है, तो नीड ऑफ द पर्सन, जो पर्सन की जो नीड होती है उसी हिसाब से हमारी क्या हो, अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। तो आंसर होगा नीड ऑफ द पर्सन। ठीक है, आदमी नीड होती है तो उस हिसाब से वो मोटिवेशन होता है उसमें, तो अचीवमेंट मोटिवेशन होता है कि मुझे ये प्राप्त करना, मुझे ये हासिल करना है। आंसर होगा पहला, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है? तो कहने का मतलब है जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? जो हमने स्किल सीखा हुआ है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, अगर वह ज्ञान वह स्किल किसी भी
अन्य परिस्थिति में वो सहयोग कर दे, अन्य परिस्थिति में सहयोग कर दे या सीखा हुआ ज्ञान कहीं हमें काम आ जाए, उसे बोलते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हमारा? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा है ये हम देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा है। आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, आपका निगेटिव और आपका जीरो। पॉजिटिव में क्या होता है? सीखी हुई क्रिया या स्किल का, कौशल का अगर हमें कहीं सहयोग मिले उसे बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, सीखा हुआ कौशल दूसरे खेल में काम आता है तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। बैडमिंटन जिसने सीखा है उसे स्क्वैश खेलने में सहायता मिलेगी। क्या मिलेगा? बैडमिंटन जो होगा, बैडमिंटन अगर खिलाड़ी खेला हुआ है तो उसे स्क्वैश आपको आसानी से खेल सकता है। ठीक है, आपका स्क्वैश ठीक है। अब बैडमिंटन से स्क्वैश खेल लिया हमने। इसी तरह हमारा आपका बास्केटबॉल वाला हैंडबॉल भी रह सकता है। अगर बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो आपका हैंडबॉल भी हम आसानी से खेल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे जो नियमों में हैं वो सिमिलरिटी है। नियमों में क्या है? सिमिलरिटी है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या है? देखो नेगेटिव में देखिए आप, नेगेटिव में हुआ होता है कि पूर्व ज्ञान अनुभव नए ज्ञान सीखने में कठिनाई पैदा। जो हमने ज्ञान पहले प्राप्त किया है, पहले से हमें ज्ञान है, वो नए ज्ञान सीखने में कठिनाई करता है, कठिनाई पैदा करता है, तो हमें आपका उससे बोलते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे दंड बैठक लगाने से दौड़ कम हो जाती है, दंड बैठक लगाने से दौड़ कम हो जाती है। इसमें देखिए टेबल टेनिस का प्लेयर, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस का जो प्लेयर होता है, टेबल टेनिस का जो प्लेयर होगा उसे लॉन टेनिस खेलने में, लॉन टेनिस खेलने में आपको कठिनाई होगी। तो टेबल टेनिस, लॉन टेनिस का क्या है? नेगेटिव आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रयोग हो रहा है। जीरो में देखिए, जीरो में क्या कह रहा है? टेनिस और गोल्फ का, स्विमिंग और टेनिस का, मतलब सीखा हुआ ज्ञान आपको ना फायदा करे ना नुकसान करे, वो क्या हुआ हमारा? जीरो। आपका टेनिस और गोल्फ, टेनिस और गोल्फ का संबंध कैसा है हमारा? जीरो है। स्विमिंग और टेनिस का, तैराकी और गोल्फ का, ये भी क्या है हमारा? जीरो है। ये आपका शून्य आपका स्थानांतरण है। क्या नाम हमारा? शून्य। ठीक है, क्या है? शून्य। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको? तो आपका क्लियर है पॉइंट टेबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल इज कंसर्न विथ, शरीर कौशल का सीखने का संबंध है, शरीर कौशल सीखने का संबंध है। तो आपका कैसे है? कॉग्निटिव लर्निंग से। किसने है आपका? कॉग्निटिव लर्निंग। लर्निंग ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज कंसर्न विथ, जो कॉग्निटिव लर्निंग है उसका संबंध किससे है? फिजिकल स्किल से है। मतलब शारीरिक कौशल जो आता है, जो शारीरिक कौशल जो आता है किसके अंदर आता है? आपका कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आता है। इसको मैं आपका जो बिहेवियर डोमाइन है उसमें बढ़िया तरह समझाऊंगा कि कौन किसका हिस्सा है। तो जो आपका कॉग्निटिव लर्निंग है वो इज़ द पार्ट ऑफ आपका किसका? कॉग्निटिव लर्निंग द पार्ट ऑफ आपका किसका है? मोटर स्किल का, फिजिकल स्किल। ठीक है, तो जो शारीरिक कौशल है वो किसका है? कॉग्निटिव लर्निंग का हिस्सा है। जब मैं बिहेवियर डोमाइन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका रुचियाँ किसका है। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे उसकी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इमोशन इज डिफाइंड एज, इमोशन इज डिफाइंड एज जो आपका
संवेग हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, तो आप ये होगा आपका फीलिंग। इमोशन क्या होता है, फीलिंग होता है। आप यहाँ पर होगा फीलिंग, ठीक है, फीलिंग आपका होगा। इमोशन क्या है, फीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच ऑफ द लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। सीखने के नियम में है उपयोग एवं अनुपयोग। कह रहा है कौन सा सीखने के नियम कहा गया है, जैसे उपयोग और अनुपयोग है। तो आपका उपयोग और अनुपयोग है वो आपका दूसरा है अभ्यास का नियम। क्या है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर यूज करेंगे तो ज्ञान बढ़ा रहेगा, नहीं यूज करेंगे तो भूल जाएगा। तो उपयोग एवं अनुपयोग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, पुनरावृत्ति का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसे हम पुनरावृत्ति का नियम, लॉ ऑफ रेपिटेशन। जितनी बार हम किसी चीज़ की, स्किल की या पढ़ाने का या किसी गेम्स का अभ्यास करेंगे, जैसे स्मैश मारने का, किक मारने का, उसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, यूज करेंगे बार बार, तो वो हमें सीखने में सहायक होगा, याद रहेगा। तो सीखने में कहा आपका तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो अभ्यास करने से हमें नॉलेज मिल, जैसे आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो हमें बार बार क्वेश्चन को, टेस्ट सीरीज को, आपके जो चैप्टर हैं उन्हें बार बार, जो सिलेबस उन्हें बार बार दोहराइए आप, तो आप सीख जाएंगे और आपका टारगेट की, जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, द यूज ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड अपॉन। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, वो आपका निर्भर करता है अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है, स्किल ऑफ टीचर। जो आपका विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, जो विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, टीचर का। हर व्यक्ति का टीचिंग का जो मेथड होता है अलग होता है। तो टीचर अपने, कैसे उसके पास स्किल है, कैसे वो बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से वो सिखा सकता है, चाहे आपका गेम की स्किल हो, मतलब कौशल हो, या आपका पढ़ाने का तरीका हो कि जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ जाए। तो वो आपकी अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है कि आप बच्चों के अंदर कितने बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल स्किल इज। कहने का मतलब कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड, सारी शिक्षा कौशल सिखाने के लिए सर्वोत्तम विधि है। फिजिकल एजुकेशन में हम कुछ सिखा रहे बच्चों को, चाहे पीटी सिखा रहे हों तो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, चाहे हम वॉलीबॉल में स्मैश सिखा रहे हों तो उसको बताएंगे, फुटबॉल में किक लगाना है तो उसको बाई पार्ट करके, पहला पार्ट हमारा स्टांस, एग्जीक्यूशन, फॉलो थ्रू, उसको बाई पार्ट करेंगे कि स्टांस में कैसे रहना है, एग्जीक्यूशन में मूवमेंट कैसा होगा, फॉलो थ्रू में कैसे जाना है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम क्रिया करके दिखाएंगे। सबसे बेस्ट मेथड है हमारा है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सारी शिक्षा में कोई भी स्किल सिखानी है तो पहले हम उसका डेमो देंगे, दिखाएंगे, फिर बच्चे उसको करेंगे, ठीक है, फिर उसका अभ्यास करेंगे तो सीखेंगे। इस तरह से हमारा होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ लेसन। पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। पाठ योजना सिद्धांत आप देखते होंगे कि आपका एजेंट सेक्स भी होता है, टीचर आपका एजेंट सेक्स भी होता है, नॉट कह रहा है ना, नॉट एजेंट सेक्स भी होता है, और आपका वार्मिंग अप होता है और प्रोगेशन होता है। बीपेड में आप लेसन प्लान लिए होंगे तो जरूर पढ़ा होगा आपने। तो एजेंट सेक्स भी है हमारा, वार्मिंग अप भी है, प्रोगेशन भी है। आपका अध्यापक का अनुभव नहीं है, अध्यापक का अनुभव नहीं है। इसका आपका जो लेसन प्लान होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान का पार्ट आपका टीचिंग का अनुभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, इस सुपरवाइजर थ्रस्ट प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट। एक सुपरवाइजर गुण नहीं है, एक सुपरवाइजर गुण नहीं होना चाहिए, एक सुपरवाइजर के गुण नहीं होना चाहिए। तो सुपरवाइजर होता है वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमने आपको भेजा सुपरविजन के लिए और वो सेल्फिश है, लोभी है, तो उसको आपको
वो आपका टीचिंग स्किल को अच्छा नहीं कर सकता है, तो हमें आपका जजमेंट अच्छा नहीं कर सकता है, आपका निर्णय अच्छा नहीं दे सकता है वो, ठीक है। तो हमें आपका जो सुपरवाइज़र होता है उसको हम स्वार्थी नहीं होना चाहिए, आप उसको आपका समर्पण गुण होना चाहिए, उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए और आपका अनुसरण योग्यता वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 110 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि इन विच नॉकआउट, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम बाय टीम प्ले अगेन, इन विच नॉकआउट टूर्नामेंट टाइप, सॉरी 100 दोबारा पढ़िए, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन, किस नॉकआउट टीम पद्धति में पर्याय टीम को दोबारा खेलने को मिलता है। मतलब कह रहा है कि कौन सा आपका टूर्नामेंट है नॉकआउट में कि एक बार हारने के बाद दोबारा खेलने का अवसर मिलेगा, तो उसे बोलते हैं डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। तो बोलते हैं टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन अमॉन्ग ए वेरियस टीम हेल्ड ए पर्टिकुलर प्लेस दैट टाइम फिक्स वेयर ए विनर डिसाइडेड। टूर्नामेंट क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट, आपका लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट, बेसिकली 4 प्रकार के हैं आपका, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। नॉकआउट में भी हमारे टाइप है, दूसरा टाइप हमारा है, तो कह रहा है कि एक बार हारने के बाद दोबारा खेलने का मौका मिलता है, वो कौन सा टूर्नामेंट है, तो वो हमारा है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। एक बार हार जाते हैं और दोबारा खेलने का अवसर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फार्मूला है आपका 2n-1, ठीक है, ये है। आप आपका लग सकते हैं 2n-2 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे इसके फार्मूले हैं डबल नॉकआउट के, 2n-2 और 2 ब्रैकेट n-1, ये भी हमारा है। सपोज डेट, मान लो आपकी टीमें हैं, आपकी टीमें हैं, आपकी 7 टीमें हैं, इसमें पहले हम ऊपर वाले सकते हैं, तो आपका 1 सेकेंड, देखो 7 टीमें हैं आपकी, तो आपका 2 जस का 10 रहेगा, ब्रैकेट में आएगा n कितना है 7 है, -1 ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 सेम रख देंगे, फिर 7 में से 1 गई 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अगर टीम में 7 हैं तो 12 आपका मैच होंगे इसमें। अब इसमें इस मेथड से हल करते हैं इसको हम, 2n-2, तो 2 सेम रखेंगे और आपके 7 टीम हमारी हैं, तो n कितना हमारा 7 है, तो 7 -2, 7 दूनी 14 -2 बराबर 12, ठीक है। नॉकआउट के बारे में बता ही चुका था मैं, ठीक है, और आपका लीग के बारे में भी बताया हूँ फार्मूले, तो जब टूर्नामेंट बताएंगे तो और बेहतर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 111, देखो आ गया क्वेश्चन, बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी बाई इन 11 टीम, 11 टीमें हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी, 11 टीमें हैं तो कितनी बाई देंगे, तो क्या हो, फार्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 -n, अगला घातांक, टीम का जो अगला घातांक है, तो घातांक देखो 2 का घातांक 1 होगा, 2 होगा, 2 का घातांक आपका 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 का घातांक 3, 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो गया आपका। तो टीम का अगला घातांक क्या है, आपका टीम कितनी है 11, तो आपका अगला घातांक क्या है 11 का 16, 8 तो है नहीं है 16 है, तो 16 - 11 आप कितने होंगे 5 बाई, कितना होंगे 11 से 12 13 14 15 16, कितने होंगे हमारी 5 बाई होंगी, कितने हुए
5 बाई होंगी। ठीक है, तो आंसर कितना होगा हमारा 5 बाई होगी। ठीक है, अपर में कितनी दी जाएंगी, लोअर में कितनी जाएंगी, तो अपर में आपको एन बी आपका अपर में हो जाएगा एन बी -1/2 और लोअर में हो जाएगा आपका NB+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे बाई ज़्यादा दी जाएंगी और ऊपर बाई कम दी जाएंगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको हल भी कर सकते हो। जैसे मान लो 5 बाई मिली है, 5 - 1/2 तो 4/2, तो 2 बाई ऊपर होगी और 5 + 1 5 + 1 2 मतलब 6 + 2 6/2, तो करेंगे 3 बाई आपकी नीचे रहेगी। लोअर आप में 3 बाई रहेगी, अपर आप में आपकी 2 बाई रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि द स्कूल ऑफ मेजर चैनल पब्लिसिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, पाठशाला में शाही शिक्षा के कार्यक्रमों की ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य कारक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्कूल में आपका कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिससे हमें ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, तो आपका होगा इंट्रामुरल प्रोग्राम, अंतर पाठशाला की राह। इंट्रामुरल जान रहे हैं, इंट्रामुरल जो इनसाइड द वॉल, ऐसे प्रोग्राम जो आपके एक ही 4 दीवार के अंदर हो, उसमें आपके हाउस वाइज, फैकल्टी वाइज, क्लास वाइज टूर्नामेंट हो, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी होता है और आपका पब्लिसिटी भी आपकी होती है कॉलेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज, मतलब जो आपका जो पर्यवेक्षण होता है उसका मेन फोकस कहाँ होता है, वो सीखने की स्थिति पे होता है। किसमें होता है, लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति पे होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, टाइम बहुत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इन द स्कूल द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पाठशाला में शारीरिक क्रियाकलापों पाठशाला में शाही शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्राप्त करने का मुख्य बिंदु है, आपका हो गया इंट्रामुरल। वही वाला क्वेश्चन आ गया है, दोबारा देखिए, ये आपका पर्यवेक्षण आपका होगा सीखने की लर्निंग सिचुएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिए, फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर इफेक्ट टाइम टेबल, शाही शिक्षा का जो समय सारणी होता है वो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता और वातावरण। सभी इसमें आंसर ही है, क्योंकि विद्यार्थी संख्या और आपकी उपकरण की उपलब्धता और वातावरण, तो जैसा हमारे स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट के हिसाब से हमें इक्विपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है इक्विपमेंट की उपलब्धता क्या है और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसी हिसाब से हमारा आंसर होगा कि जो शाही शिक्षा का जो समय सारणी होगी उसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि डिपेंड करता है विद्यार्थियों की संख्या पर, डिपेंड करता है उपकरणों की उपलब्धता पर और आपका वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट असली हैज इंक्रेज द जनरल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। कहने का मतलब है कितने इनमें से कितने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब कौन सा ऐसा माध्यम है जो खेलों को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा कारगर है हमारा, तो आपका आंसर होगा तीसरा, रेडियो और आपका टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण है जो आपको खेलों में रुचि को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दे रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत नहीं है। जो प्रशिक्षण के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कह रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका प्रोग्रेशन ऑफ लोड है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट नहीं है, दूसरा ही नहीं है आपका। यह पहला आपका प्रोग्रेशन ऑफ लोड होता है, प्रगति भार का सिद्धांत, ठीक है, भार बढ़ोतरी में होता है, साइक्लिटी भी है हमारा है और कंटिन्यूटी भी है। ठीक है, तो पहला हमारा है कि कंटिन्यूटी लगातारता का सिद्धांत, लगातारता का सिद्धांत। नंबर 2 पे आपका है
भार प्रगतिशील का सिद्धांत, भार प्रगतिशील, ठीक है। नंबर 3 पे है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। नंबर 4 है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। नंबर 5 पे आपका जनरल और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। नंबर 6 पे है आपका प्लान एंड सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, ठीक है। नंबर 7 पे है आपका साइक्लिटी, नंबर 8 पे है आपका क्लियरिटी, और इंश्योरेंस रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कह रहा है, थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में। पहला कह रहा है हमारा लगातारता का सिद्धांत, कि जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो लगातारता का हमारा इसमें आपका नहीं ऑप्शन में भार प्रगतिशीलता, प्रोग्रेशन ऑफ लोड। ट्रेनिंग करेंगे तो धीरे धीरे हम लोड को बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का सिद्धांत है। ठीक है, प्रोग्रेशन लोड है हमारा ये। ठीक है, मतलब हमें एक हफ्ते हमने ट्रेनिंग की, फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे, ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, फिर हमने एडॉप्ट कर लिया, फिर और बढ़ा देंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपको जैसे मैं एक्टिव हूँ, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी हम आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। ओलंपिक में हमें मेडल देना है तो हमें आपका ट्रेनिंग के लिए, स्किल परफॉर्मेंस के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस आपका होता है कि आपके व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर होते हैं। व्हाइट आपका रहते हैं आपका स्प्रिंट रेस के लिए होते हैं, जो रेड होते हैं वो मैराथन के लिए होते हैं। उसी हिसाब से हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जनरल स्पेसिफिक, पहले हम जनरल ट्रेनिंग लेते हैं, फिर बाद में स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेते हैं। और प्लान एंड सिस्टमेटिक, जो हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा, पहले हम उसको प्लानिंग करेंगे और फिर वो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हम फॉलो करेंगे, तभी हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। साइक्लिटी, मीजो, पहले मैक्रो, मीजो और माइक्रो। मैक्रो ब्रेथ आपका 1 ईयर का प्लान होता है। मीजो आपका 45 से 90 डेज का है, 45 से आपका 49 डेज का है, 45 से 49 दिन का है आपका। और माइक्रो आपका 7 डेज का है, 7 से 10 दिन का प्लान है। ठीक है, फिर आपका क्लियरिटी, जो भी ट्रेनिंग हो स्पष्ट हो, और रिजल्ट, जो हमारा परफॉर्मेंस का जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी हम बीच बीच में बताया जाए, इससे हम और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इसमें ये आपका है आपका, ठीक है, साइक्लिटी भी है और आपका कंटिन्यूटी भी है। आप देखो, पहला ही कंटिन्यूटी, ठीक है, और आपका इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट कहीं मिला नहीं है ना, तो आपका आंसर होगा आपका क्रिया की मितव्ययता नहीं है। ठीक है, लोड इंटेंसिटी, अब ये देखिए जो थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। लोड इंटेंसिटी थोड़ा सा मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, थोड़ा सा और देख लीजिए आप इसको। हाँ, कह रहा है कि लोड इंटेंसिटी, जो भार का जो घनत्व है उस समानुपाती होता है। लोड इंटेंसिटी, जो लोड इंटेंसिटी मैंने बताया था कि आपका जो लोड ट्रेनिंग लोड है, ट्रेनिंग कैन बी डिवाइड 2 पार्ट्स। आपका इंटेंसिटी मतलब तीव्रता और वॉल्यूम मतलब आयतन। अब ये दो क्या कह रहा है कि लोड इंटेंसिटी कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली लोड वॉल्यूम, मतलब समानुपाती होती है, तो नहीं होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लोड, अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है
हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा। मतलब इनवर्सली उल्टा चलते इसमें उल्टा होता है। अगर हम ट्रेनिंग हमें 2 घंटे करनी है तो हम जो ट्रेनिंग की जो गति होगी वो धीमी होगी। 100 मीटर दौड़ना है तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, 100 मीटर है तो हम फास्ट दौड़ेंगे। तो जो अगर वॉल्यूम हमारा लो है, अगर हमारा वॉल्यूम 100 मीटर है तो इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, हाई होगी। अगर यही वॉल्यूम हमारा होता 42.195 किलोमीटर वर्कआउट तो हम इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, लो हो जाएगी। कहने का मतलब है इनवर्सली चलता है कि अगर इंटेंसिटी कार्य करने की तीव्रता हाई होगी तो स्वाभाविक है लोड वॉल्यूम क्या होगा हमारा, कम होगा। लोड वॉल्यूम कम होगा तो तीव्र गति से काम करेंगे। लोड वॉल्यूम आपका हाई होगा तो आप लोड वॉल्यूम मतलब ज़्यादा होगा तो आपका इंटेंसिटी लो होगी। लोड वॉल्यूम मतलब कार्य करने की जो काम है, जब काम ज़्यादा है तो हम धीमी गति से करेंगे, काम कम है तो तीव्र गति से करेंगे। इतना देखिए, जो इंटेंसिटी होती है कार्य करने की तीव्रता, जो वॉल्यूम होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए सेशन, मतलब जो हमें सुबह शाम में जो काम है वो कितना है वो कहलाता है आपका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो आपको लोड इंटेंसिटी कैन बी डिवाइड 2 पार्ट, मूवमेंट ऑफ इंटेंसिटी और लोड डेंसिटी। किसके पार्ट हैं, मूवमेंट ऑफ इंटेंसिटी और लोड डेंसिटी किसके पार्ट हैं, लोड इंटेंसिटी के हैं और लोड वॉल्यूम के हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट और ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट। अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए इंटेंसिटी क्या है, फिलहाल बता चुका हूं मैं, तब भी जान लो इंटेंसिटी। तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन। टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन, एक हम आपका यहाँ से दौड़ना शुरू किए और 100 मीटर रनिंग किए और इसके बाद फिर हम पैदल आते चलते हुए और फिर दोबारा दौड़ेंगे, तो जो पहले और दूसरे में जो गैप मिल गया उसे बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे, आपका डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेंसिटी। क्लियर, लो डेंसिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी। तो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम जल्दी से, थोड़ा समय कम है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट ले यार। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो साइकिल ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग, मतलब जो आपकी माइक्रो, माइक्रो मीन्स छोटा, MI, माइक्रो मीन्स छोटा, तो आपका होगा 5 से 10 दिन आंसर होगा। क्या होगा, 5 से 10 दिन। मैक्रो MA हो जाता है मैक्रो, तो आपका हो जाता है वो आपका 365 दिन। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लोसिव पावर इज मेजर थ्रू, मतलब आपका विस्फोटक शक्ति कौन मापता है, तो आपका वर्टिकल जंप। इसके बारे में बता चुका हूं मैं, वर्टिकल जंप से आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपका वर्टिकल जंप। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, मोटर स्किल्स आर लर्न बेस्ट बाई, गामा कौशल सीखने का उत्तम विधि है। तो आपका जब मोटर स्किल डेवलप करना है तो अब आप करिए अभ्यास करिए, क्या करिए, अभ्यास करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, मोटर क्वालिटी आर फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, गामा गुणकाएं निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने जाते हैं। तो जो मोटर क्वालिटी होती हैं वो आपका क्या होती है, स्पोर्ट स्किल से डेवलप होती है। किससे होती हैं, स्पोर्ट्स स्किल से। जो आपका मोटर क्वालिटी होंगी वो आपकी स्पोर्ट स्किल में आएंगी। किसमें आएंगी, स्पोर्ट स्किल में। तीसरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड, बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड आपका किसका है, बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड किसका हमारा, आपका जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की विधियां हैं बैलिस्टिक, वो आपकी किसकी विधि है, बैलिस्टिक किसकी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, बैलिस्टिक आपका जो बैलिस्टिक मेथड है वो क्या करता है, आपके लचीलेपन को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ के हैं वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस है। ठीक है, ऐसी इंडोरेंस की अलग है, इसकी चर्चा हम स्पोर्ट ट्रेनिंग में बहुत बड़ी तरह से करेंगे क्योंकि समय कम है इसलिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का तरीका कौन है हमारा, बैलिस्टिक ट्रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट एरोबिक एक्टिविटी, मतलब कौन सा एरोबिक एक्टिविटी नहीं है। तो आपका सर्किट ट्रेनिंग आपका एरोबिक
सर्किट ट्रेनिंग आपका एरोबिक नहीं है। बाकी आपका जॉगिंग, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज और साइकिलिंग वो क्या है, एरोबिक है। तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होगा, वह एनारोबिक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो 124 देखिए, ये वार्मिंग अप इज सर्व, शरीर गर्माना करता है, तो आंसर होगा सही इसका दूसरा, शरीर की मांसपेशियों तापमान बढ़ जाता है। आपको जो वार्मिंग करता है, शरीर की मांसपेशियों का तापमान बढ़ जाता है और गेम खेलने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिएक्शन, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन का काम आती है। तो जो एरोबिक होती है वो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज में आपकी जो मनोरंजन में काम आती है वो रिदमिक एक्सरसाइज होती है तालबद्ध व्यायाम। क्या होंगे, तालबद्ध। जो एरोबिक एक्सरसाइज हैं वो आपके मनोरंजन में, कौन सी एरोबिक क्रिया है जो मुख्यतः मनोरंजन में काम आती है, मनोरंजन में काम आती है। कुछ ऑप्शन देखिए, तो जो मनोरंजन में है वो आपका रिदम, जो आपका रिदमिक व्यायाम है, तालबद्ध व्यायाम है, उनमें आपकी काम आती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, जो आपकी एनाटॉमी होती है वो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ आपका क्या करता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जो शरीर की संरचना के बारे में अध्ययन करे, शरीर की संरचना के बारे में जो अध्ययन करे उसे बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी। स्टडी स्ट्रक्चर की बात आ जाए, स्ट्रक्चर मतलब संरचना की बात आ जाए तो एनाटॉमी है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्टडी ऑफ द काल, सॉरी यहाँ पर सेल होगा, स्टडी ऑफ द सेल मतलब कोशिका का अध्ययन करते हैं, वो साइटोलॉजी के अंदर कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन आपका ओस्टियोलॉजी का, स्टडी ऑफ बोन्स ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ओस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी में, मांसपेशियों का अध्ययन आपका मायोलॉजी। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इज द बॉडी इज टू, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है, जो हमें लंबी हड्डियाँ होती हैं वो एक्टे लीवर काम करती हैं, एक्टे लीवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। जो आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो आपका लीवर की भांति कार्य करती है। मैंने पढ़ाई है कि जो आपकी जो बोन है हमारी लीवर की भांति कर रहे हैं, ज्वाइंट हमारे एक्सेस हैं और आपका जो हड्डियां हैं वो आपके लीवर की भांति कार्य करती हैं, सख्त डंडा की तरह कार्य करती हैं। तो हमारी जो को याद रखिए, एक्टे लीवर मतलब आपकी जो लंबी हड्डियां हैं वो लीवर की भांति कार्य करती हैं, उत्तुलक की भांति कार्य करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आया होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको बहुत ध्यान मन से सुनिएगा। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।